जय हिंद बच्चों। जैसा कि यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है, एक बार जो लीक हो गया था उसके बाद से री एग्जाम होने वाला है, उसमें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में से एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है उसका जो पॉलिटी सब्जेक्ट जो सिलेबस के अंतर्गत है, उसमें भी पॉलिटी का जो सिलेबस है उस सब का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मतलब क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उस सब का हम इसके पहले वाली क्लास में बहुत ही डिटेल से चर्चा किए हैं। हम उस क्लास में बताए हैं कि पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। उस पूरे सिलेबस को हम बहुत ही डिटेल से चर्चा किए हैं और आपको डेमो क्लास भी दिए थे पहले टॉपिक का। तो उसी क्रम में आज दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक था भारत संविधान सभा और आज का टॉपिक है प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। आप सभी परिचित होंगे इस शब्द से, प्रस्तावना शब्द से। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना क्यों, प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी, प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया, प्रस्तावना पहले संविधान का भाग था कि नहीं था, संविधान प्रस्तावना में संशोधन कितने हुए, प्रस्तावना में जितने शब्द दिए गए उसकी मीनिंग क्या होती है, किस उद्देश्य से प्रस्तावना को बनाया गया है, इस सब को आज की इस क्लास में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे शब्द को हम समझते हैं, सारे शब्द के अर्थ को हम समझते हैं। प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रस्तावना से बहुत बहुत कंफ्यूजन सबको रहता है और प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकेंगे उस सबको हम क्लास के एंड में आपको जरूर बताएंगे। तो आपको क्या करना है, बस क्लास के अंत तक बने रहना है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि प्रस्तावना, प्रस्तावना को और क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना को और क्या क्या कहते हैं। तो प्रस्तावना को हम प्रियम्बल कहते हैं इंग्लिश में। प्रस्तावना का एक और नाम है उद्देशिका। तो उद्देशिका शब्द से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो प्रियम्बल में मिलेगा, प्रस्तावना में मिलेगा। उद्देशिका शब्द आया कहाँ से, तो आपको याद होगा हम जब संविधान सभा पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वही उद्देश्य प्रस्ताव इस प्रस्तावना का आधार बना था। तो आपको याद रखना है, अगर पूछेगा कि प्रस्तावना का आधार क्या है तो आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। देखिए 13 दिसंबर 1946 ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें ये उन्होंने कहा था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि जो भारत का संविधान बन रहा है उसके उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर मतलब प्रकृति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी समानताएं हैं, इस सब के बारे में चर्चा किए थे इस उद्देश्य प्रस्ताव में। यही आगे चल के प्रस्तावना का आधार बना था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रस्तावना शब्द आया कहाँ से, किस देश के संविधान से आया। ऐसे तो कोई बना नहीं दिया, कोई इंसान तो मतलब कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं बनाया अपने देश में, क्योंकि ये दूसरे देश से लिया गया है। तो कहाँ से पूछेगा प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे अमेरिका। प्रस्तावना का स्रोत क्या है, आप कहेंगे अमेरिका। अमेरिका के देश से लिया गया है प्रस्तावना। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि प्रस्तावना शब्द जो है वो किस देश की भाषा से लिया गया है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो देश भाषा का, प्रस्तावना की भाषा किस देश से है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आपको याद रखना है, प्रस्तावना से रिलेटिव है इसलिए हम यहाँ बताते चल रहे हैं। तो पहला आप देखिए, पहली बात आप याद रखिए कि प्रस्तावना शब्द जो है किस देश से लिया गया है, तो आप कहेंगे अमेरिका। प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश से ली गई, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो था कुछ बेसिक सा क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं, क्या प्रस्तावना पहले संविधान का भाग था या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, पहले प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था। देखिए क्यों नहीं था, क्योंकि 1973 में एक केशवानंद बनाम केरल राज, केशवानंद बनाम केरल केशवानंद बनाम केरल राज,
एक विवाद आया था। कब आया था? तो आप डेट रखेंगे याद रखेंगे 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती, पूरा नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये एक ऐसा विवाद था जो भारत के संविधान में सबसे बड़ा विवाद था और ऐतिहासिक विवाद था। इस विवाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इससे पहले प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था। तो आप याद रखेंगे, अगर पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग कब बना, तो आप कहेंगे सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक जो मैटर था, मामला था, उसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि जो प्रस्तावना और संविधान का भाग है। तो संविधान को उद्देशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक पढ़ रहे हैं तो पहले पेज पे उसकी प्रस्तावना दी रहती है। क्यों दी रहती है? पहले पेज पे ये लिखा रहता है पूरे बुक का सार क्या है, ये पूरे किताब का सार क्या है, पूरे किताब का उद्देश्य क्या है, इस पूरे किताब की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो पहले पेज में ही दिया रहता है। अगर पूरी किताब आप ना पढ़ना चाहे, बस उसकी प्रस्तावना पढ़ लें, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरी बुक में ये पूरा बुक क्या कहना चाह रहा है, इस पूरी बुक में क्या क्या मेंशन है। तो सेम उसी तरह ये जो एक किताब है जिसका नाम है संविधान, तो संविधान के उद्देश्य क्या है, ये कहाँ मिलेगा? तो प्रियम्बल में मिलेगा। तो जब आप संविधान पढ़ेंगे, उसके पहले पेज में आपको प्रस्तावना मिलेगी। तो प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि संविधान के उद्देश्य क्या है। नंबर 1, संविधान के उद्देश्य क्या है, ठीक है। संविधान की प्रकृति क्या है, नंबर 2, और पहला है संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान क्या क्या कहना चाह रहा है, इसके कार्य क्या है, ठीक है, इसके कार्य क्या है। इस सब की चर्चा कहाँ मिलेगी आपको? तो आपको मिलेगी प्रस्तावना में। एक तो ये आपको बात याद रखनी है। तो मतलब सीधा सीधा आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी भी किताब नहीं, संविधान कह सकते हैं। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है संविधान की प्रकृति को, संविधान के उद्देश्यों को और संविधान के कार्यों को बताता है, 60 तरीके में बताता है। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आप बहुत ही सार, मतलब समझ लीजिए पूरे संविधान का सार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो प्रस्तावना में। आई होप आपके समझ में आ रहा हो प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना ये है कि प्रस्तावना को उद्देश्य का इसलिए कहते हैं, प्रस्तावना को प्रियम्बल इसलिए कहते हैं कि प्रस्तावना ही बताता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान के कार्य क्या है, संविधान में जो शासन व्यवस्था है कैसे चलाई जाएंगी, और ये भी बताता है कि संविधान सभा द्वारा इस प्रियम्बल को कब अंगीकृत किया गया था, मतलब स्वीकारा गया था, कब आत्मार्पित किया गया था और कब अधिनियमित किया गया था, तो किस सन को किया गया था, इस सब की चर्चा डिटेल से है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम आपको बताएं, पहले प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक मामला आया जिसमें 8 जजों की पीठ ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये तो बन गया। उसके बाद प्रस्तावना लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को जो प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। इस डेट को याद रखिएगा, पूछेगा कि प्रस्तावना को कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। इसी समय संविधान बनकर तैयार भी हुआ था और उसी समय लागू भी हो गया था। तो ये डेट इसमें मेंशन है, उसको हम पहले प्रस्तावना को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से जो एक एक शब्द है उसके हम अर्थ को समझेंगे। तो आप डिटेल से समझते जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, प्रस्तावना में सबसे पहले हम जान गए कि प्रस्तावना कब संविधान का अंग बना, 1973 में। किस मामले में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अब हम प्रस्तावना को समझ गए कि प्रस्तावना क्यों लिखा गया, तो किस उद्देश्य से लिखा गया, संविधान के क्या उद्देश्य है, संविधान के क्या प्रकृति है, क्या कार्य है, संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, क्या डेट है। इस सब की चर्चा आपको कहाँ मिलेगी? तो आपको प्रियम्बल में मिलेगा, प्रस्तावना में मिलेगा। अब चलिए प्रस्तावना में हम सबसे पहले प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं। पूरी प्रस्तावना पहले हम देख लेते हैं।
तभी हम जानेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है उसमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये था पूरा प्रियम्बल। यही इतनी लाइन लिखी गई है, पूरा जैसे जैसे हम बताए वैसे वैसे पूरा लिखा गया है प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। प्रस्तावना सभी को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रस्तावना याद कर लिए ना तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। जैसे अगर आप पूरी प्रस्तावना को याद कर लेंगे, अगर पूछेगा कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, कितनी बार भारत शब्द आया है, इस सब को आप बहुत ही अच्छे से समझा पाएंगे, लिख पाएंगे, आपको याद भी रहेगा। तो प्रस्तावना आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं प्रस्तावना को। कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये था पूरा प्रियम्बल। आई होप आपके समझ में आया हो। अब हम इसमें एक एक शब्द का बहुत ही डिटेल से इसके अर्थ को जानेंगे, इसके मीनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले पहला पेज क्या है, पहला लाइन क्या है। तो पहली लाइन क्या है, आप ये तो जान गए कि संविधान प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप कहेंगे अमेरिका। प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश से ली गई है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जितने भी बन सकेंगे उसको लास्ट में हम लेंगे। सबसे पहले पहली लाइन थी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, फिर यहाँ पर फोर था, कॉमा था, उसके बाद था हम भारत के लोग भारत को। तो इस लाइन को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम समझेंगे। हम भारत के लोग भारत को पूछता है कि भारत शब्द ऐसे पूछ लेगा कि प्रियम्बल में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 2 बार आया है, एक हम भारत के लोग, दूसरा भारत को। यहाँ पर 2 बार आया है और पूरी प्रस्तावना में 2 बार के अलावा और नहीं आया है। पहला क्वेश्चन तो ए बन गया। दूसरा हम देखेंगे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से ये पता चलता है कि संविधान भारत की जो शक्ति संविधान की जो शक्तियां हैं किसमें निहित है, ओरिजिनल पावर किसमें निहित है, तो हम भारत के लोग मतलब जनता में निहित है। पहला पूछ लेता है कि संविधान जो बनाया गया उसकी शक्ति किसमें निहित है, तो भारत की जनता में निहित है। एक किससे स्पष्ट हो जाता है, हम भारत के लोग से। अगर पूछेगा कि जो भारत का जो संविधान है उसकी जो शक्तियां हैं किसमें निहित है, तो आप कहेंगे कि जनता में निहित है। अब ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे प्रियम्बल में। प्रस्तावना में साफ साफ आपको देखने मिलेगा कि जो संविधान की शक्तियां हैं वो भारत की जनता में निहित है। पहला तो ए हुआ। उसके बाद दूसरा है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व, एक शब्द आया आपका प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व का मतलब होता है कि हम बिना किसी के दबाव में आए अपने नियम कानून खुद बनाए, अपने यहाँ के जो डिसीजंस हैं उसको हम खुद ले, बिना किसी बाहरी देश के दबाव में। हम अपने डिसीजन जब खुद लेने में सक्षम हो जाएंगे उसी को हम कहेंगे कि हम प्रभुत्व हैं, संपूर्ण प्रभुत्व हैं। अगर नहीं हम हमारे यहाँ का नियम कानून कोई और अगर आके बनाए, हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप ही न रहे, तो तब हम उस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं कह सकेंगे। हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामले दोनों लेने में देश के और विदेश के जितने भी मामले हैं
उसमें जो डिसीजन लेना होता है वो स्वतंत्र रूप से ले सकती है बिना किसी बाहरी देश के दबाव में आए। जब हमें अपने नियम कानून खुद बनाए, बिना किसी बाहरी दबाव में अपने शासन व्यवस्था हम खुद चलाएं, खुद बनाएं, कुल मिला जुला के संप्रभुत्व, हम जो जो कुछ है हम हैं, ठीक है, दूसरा कोई नहीं है। हम हमारा जो है, हमारा देश जो है उसके लिए हम खुद हैं, बाहर कोई आके उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व। आई होप इस शब्द का मतलब आप समझ गए हो। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द आप देख लीजिए, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और एक है गणराज्य। आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड मिलने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छी इसकी मीनिंग जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 शब्द मिला, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। ये क्या हुआ, ये उद्देश्य हुआ, सॉरी ये प्रकृति हुई, प्रकृति, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो प्रस्तावना में कहा गया कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कि हमारा संविधान कैसा होगा। पहला तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतंत्रात्मक, तीसरा चौथा है गणराज्य। तो हमारे संविधान की जो कैसी प्रकृति होगी, तो कैसी होगी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको प्रियम्बल में मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम एक एक अर्थ की मीनिंग जान लेते हैं, वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं। समाजवादी, आप समाजवादी जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप कहेंगे मिश्रित। समाजवादी पूंजीवादी दोनों मिलकर काम करती है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी लिखा गया है कि जितनी भी चीजें होंगी उस पर समाज का पूरा अधिकार होगा, समाज की भलाई के लिए हम संविधान को बना रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब यही है। आगे देख लेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है, बहुत ही बाद में, हालांकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द आगे आपको मिलेगा अखंडता, अखंडता, ये शब्द 3, ए वाला और ए वाला, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द तो बाद में इसमें अमेंडमेंट करके संशोधन करके जोड़ा गया, इससे पहले नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश की कोई पर्सनल धर्म नहीं, हमारे देश का कोई पर्सनल धर्म नहीं है, हम सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करते हैं, हम सभी धर्म को बराबर मानते हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, किसी भी, जो कि 89%, 82% यहाँ हिंदू जातियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारा संविधान ये कहता है, प्रियम्बल में ये लिखा गया है कि हमारे देश का कोई भी पर्सनल धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करेंगे, सभी धर्म को इक्वली समानता देंगे, सभी धर्म को हम समानता देंगे। तो इस पंथ निरपेक्ष का मतलब यही हुआ। अगला था लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों का तंत्र, मतलब आप जानते हैं हमें सबसे बड़ा अधिकार हमको क्या मिला है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। वोट देने का अधिकार का मतलब कि हम हमारे देश की जो सरकार है उसको हम स्वयं चुनेंगे, मतलब हम देश को चलाने के लिए कौन किसके पास शक्तियां होंगी, तो होगी जनता के पास। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र होगा, लोगों का शासन व्यवस्था होगा, ठीक है। इस सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम वोट दे करके अपने अनुसार, हम चाहे तो बीजेपी की सरकार, हम चाहे तो कांग्रेस की, हम चाहे तो गठबंधन की सरकार ला सकते हैं, हमारा लोकतंत्र अधिकार है, लोकतंत्रात्मक देश है, इसलिए हमेशा कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं लोकतंत्रात्मक का मतलब, तो आप समझ गए गणराज्य का मतलब क्या होगा। गणराज्य का मतलब ये होता है कि इस देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसका जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो कोई प्रशासनिक नहीं होगा, उसको हम चुनकर लाएंगे, चुन के लाएंगे। प्रशासनिक का मतलब होता है, पित्रात्मक का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व ही इस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। जैसे राष्ट्रपति हुआ, अगर राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा मतलब मुखिया है, इस देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, वो पहला नागरिक है भारत का, तो उससे बड़ा पोस्ट नहीं है भारत में, तो जो राष्ट्रपति है उसको हम चुनकर लाते हैं। मतलब ये नहीं कि एक बार जो राष्ट्रपति हो गया उसका बेटा ही राष्ट्रपति होगा, दोबारा वो राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन, उसका चुनाव होगा, चुन करके दोबारा जीत करके वो आ सकता है, लेकिन वो टाइम पीरियड के लिए हम चुनते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, 5 साल के लिए हम चुनेंगे, उसके बाद 5 साल के बाद पुनः चुनाव होगा, पुनः या तो वही आएगा या तो कोई और आएगा, लेकिन हम जिसे चुनेंगे वही आएगा। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मतलब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, हो सकता है लेकिन वो भी चुन के आएगा।
मतलब प्राथमिक जो पहले जैसे अमेरिका, ऐसे बहुत सारे देश हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत सारी जगह डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका नहीं है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है। जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे एक उदाहरण आप अब्राहम लिंकन कहे थे कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब यही बताया था, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ठीक है। तो आप समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, इस चारों शब्द का मतलब आप समझ गए। अब आगे देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देख लेते हैं कितने प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, वो तो बता रहा था कि संविधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, और यहाँ पर समाजवादी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या बता रहा है कि इसके उद्देश्य क्या है, किसके संविधान के उद्देश्य क्या है। तो क्या कौन कौन से उद्देश्य है कि उनको सामाजिक न्याय दिया जाए और आर्थिक न्याय दिया जाए और राजनीतिक न्याय दिया जाए। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रेम्बल में कितनी प्रकार के न्याय का वर्णन है, तो आप कहेंगे 3। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि सबसे पहले किस न्याय की बात करता है, तो आप कहेंगे समाजवादी, अगर कहेगा कि उसके बाद तो आप कहेंगे आर्थिक, उसके बाद तीसरा राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। प्रेम्बल में पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय का वर्णन है, तो आप कहेंगे 3 तरीके का। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। 3 तरीके के न्याय का वर्णन है। सीक्वेंस भी आप जान जाइए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। सा आ रा करके आप याद कर सकते हैं, जैसे सारा हुआ, सा आ और रा, ऐसे करके याद कर सकते हैं, यही एक ट्रिक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने तरीके के न्याय का वर्णन है, तो आप तो याद तो कर लेंगे 3 तरीके का, लेकिन आप सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य का मतलब हुआ कैसी प्रकृति है संविधान की, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि संविधान का उद्देश्य क्या है। ये तो था मोटा मोटा, आगे की जो लाइन थी कितने तरीके की प्रकृति था, कितने तरीके के उद्देश्य। अब आगे देख लेते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भारत के लोग भारत को समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। देखिए ये शब्द देख ले, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप कहेंगे कि प्रस्तावना में 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब स्वतंत्रता अगर पूछेगा स्वतंत्रता और कहाँ पर उल्लेख है, तो आप कहेंगे जो मूल अधिकार हम आपको बताए हैं, मूल अधिकार आगे हम आपको बताएंगे, मतलब पहले आप जान जाइए कि मूल अधिकार में भी स्वतंत्रता की बात की गई थी। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में 6 आर्टिकल थे, 6 उप आर्टिकल थे। उसके अंतर्गत आप देखे होंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी, जिसमें 6 आर्टिकल थे 19 में। बस आप यहाँ पर आर्टिकल को मत पढ़िए क्योंकि हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। बस इतना बता दें कि अगर पूछेगा तो प्रियम्बल के साथ साथ, प्रस्तावना के साथ साथ और कहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई, तो आप कहेंगे मूल अधिकार में भी आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो पहला ये हुआ कि स्वतंत्रता की बात और कहाँ की गई है, तो आप कहेंगे मूल अधिकार में भी की गई है और प्रस्तावना में भी की गई है। पहली बात, मतलब प्रस्तावना में बताया गया है कि यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें चाहे जो सोचने की स्वतंत्रता है, उनके अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म, मतलब अब आर्टिकल मूल अधिकार में आप ये भी पढ़े हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अधिकार है। तो मूल अधिकार में भी आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा और प्रियम्बल में भी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, कि मतलब आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, मान सकते हैं, और मतलब भारत का कोई पर्सनल धर्म नहीं है,
यहाँ पर सभी धर्म बराबर है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। धर्म धर्म को अपना सकते हैं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। सबको हम मूल अधिकार में डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ बस इतना जानिए। उपासना मतलब पूजा करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी मंदिर में चाहे घर में चाहे जहाँ पूजा कर सकते हैं, चाहे जिस धर्म की पूजा कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। वैसे तो ये आपका मूल अधिकार है, लेकिन प्रियम्बल में भी ये बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे जो हम संविधान में जितनी भी चीजों का वर्णन है वो आपको शॉर्टकट में कहाँ देखने को मिल रहा है, तो प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में यही बताया गया है कि पूरे संविधान के उद्देश्य क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके कार्य क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब की चर्चा की गई है कहाँ, प्रियम्बल में। तो ये तो हुआ 4 चीजों आप जान गए, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानताएं। तो शब्द और मिलते हैं, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार के समानता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। 2 प्रकार के समानता की बात की गई है, कौन कौन से 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा मतलब सबकी अपनी प्रतिष्ठा, मतलब सम्मान जो है और सबके लिए बराबर है, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। अवसर की समानता, आप एक आर्टिकल पढ़े होंगे मूल अधिकार में, आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको समान, किसी के लिए जाति, धर्म या लिंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, उनको समान अवसर दिए जाएंगे, एक उनका मूल अधिकार था आर्टिकल 16 में। तो आप देख रहे हैं कैसे कि हम पहला क्या देखें कि जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था वो डीपीएसपी में आपको देखने को मिल रहा था। तो अगर पूछेगा समाजवादी, हम क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो शब्द अभी बताए, निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो 4 शब्द बताए, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर पूछेगा प्रियम्बल के अलावा और कहाँ समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य और कहाँ पर वर्णन है, तो आप कहेंगे भाग 4 के जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर पूछेगा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है वो प्रियम्बल के अलावा और कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप कहेंगे भाग 4 के डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये तो था मोटा मोटा हिसाब। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो अगर पूछेगा कि अवसर की समानता और कहाँ पर है मूल प्रियम्बल के अलावा, तो आप कहेंगे मूल अधिकार में आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 में, कहाँ पर, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 में जो हमारे मूल अधिकार का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें अवसर की समानता की बात की गई है। तो आप इस सारे शब्द को बहुत ही आसानी से सीखते जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग भी होगा जब इसकी मीनिंग आपको पता चलेगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और बंधुता शब्द दी गई है, बंधुता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो थे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जो राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय थे, इसको भी कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 3 शब्द आपको देखने को मिला, पहला अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, आपको 3 शब्द देखने को मिला। तो अब इन तीनों शब्द को हम देख लेते हैं और ये जान लेते हैं 26 नवंबर 1949 ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बताया गया है संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ और हम प्रस्तावना को किस दिन लागू किए, कब लागू किए, 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था।
इसी दिन विधि दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अपनाए थे। ठीक है, संविधान को हम प्रस्तावना को हम अपनाए थे। तो ये कहाँ पर लिखा गया है? ये स्वयं प्रस्तावना में लिखा गया है। उसमें 3 शब्द और आए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसका मतलब ये है कि हम इस संविधान सभा को आज अंगीकृत मतलब स्वीकारते हैं, अधिनियमित अधिनियमित मतलब आधा हम आज लागू करते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे आर्टिकल 394 में ये साफ साफ लिखा गया है कि 16 आर्टिकल को ही लागू किया गया था। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को 394 आर्टिकल जो है अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि 16 उस दिन 16 आर्टिकल ही लागू हुए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। जो 395 अनुच्छेद है उसमें से बस 16 अनुच्छेद को ही लागू किया गया था। किस दिन? 26 नवंबर 1949 के दिन। तो उसका यही मतलब है अधिनियमित मतलब आधे, अधिनियमित मतलब आधा ही हम उसको लागू करते हैं पूरा। हम बाद में कब लागू किए थे? पूरा 26 जनवरी 1950 को। तो पूरा आर्टिकल कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो अगर पूछेगा कि अधिनियमित का मतलब कि, तो आप कहेंगे कि उस दिन 16 ही आर्टिकल लागू हुए थे, पूरे आर्टिकल लागू नहीं हुए थे, आधा ही हम उसको लागू किए थे, आधा ही लागू किए थे, पूरा नहीं लागू किए थे। अधिनियमित का मतलब यही हुआ। आत्मार्पित का मतलब हम संविधान सभा को संविधान सभा के प्रति अर्पित करते हैं, अपने आप को संविधान के प्रति अर्पित करते हैं। इसी का मतलब हुआ समर्पित करते हैं, इसका मतलब हुआ आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब फिर समझ जाइए कि हम अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। तो 3 शब्द आया, अंगीकृत स्वीकारते हैं, अधिनियमित आधा लागू करेंगे और आत्मार्पित अपने आप को संविधान को समर्पित करेंगे। इस तीनों शब्द का मतलब हुआ। तो यहाँ पर हो गया अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो था पूरा हमारा प्रियम्बल। तो उसके बाद हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि संविधान शब्द जो है प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर पूछेगा कि बार संविधान कह रहे हैं, प्रस्तावना है, प्रियम्बल में जो भाषा यूज हुई है किस देश से ली गई है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। और एक बात पूछेगा कि ठाकुर दास भार्गव एक ऐसे व्यक्ति थे, ठाकुर दास भार्गव एक महान पुरुष थे। इन्होंने कहा था कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। तो अगर पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आप कहेंगे ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे कि अगर पूछेगा कि प्रियम्बल जो है प्रस्तावना पहले संविधान का भाग था कि नहीं, तो आप कहेंगे पहले नहीं था। 1973 में एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और आप एक बात यहाँ पर हम भूल गए, अभी यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर पूछेगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो आप कहेंगे प्रस्तावना में बस अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ। कब हुआ? तो कहेंगे आप 42वां संविधान संशोधन 1976। पूछेगा कि संविधान प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, आप कहेंगे एक बार। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ। और कौन से शब्द जोड़े गए, तो आप कहेंगे 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द पहले नहीं थे संविधान में। जो मूल संविधान था उसमें मूल प्रस्तावना जो थी उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन पहला तो हम बता दिए कि स्रोत है अमेरिका, अगर भाषा है ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आप कहेंगे ठाकुर दास भार्गव। अगर पूछेगा कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ, तो आप कहेंगे एक बार। कब हुआ? 1976 में हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। कितने शब्द जोड़े गए, तो आप कहेंगे 3 शब्द जोड़े गए।
पहला समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। उसके बाद पूछेगा कि संविधान जो प्रस्तावना है उसमें कितनी तरीके की न्याय की बात की गई है। आप कहेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। अगर पूछेगा कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को 2 बार आया है पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द। अगर पूछेगा कितनी प्रकार के प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य कहाँ समझ झलकते हैं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए। ये क्या है, प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। तो अगर पूछेगा प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ठीक है। अगर पूछेगा अगर पूछेगा प्रकृति, तो आप कहेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अगर पूछेगा उद्देश्य, तो उद्देश्य आगे बताएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के एक प्रस्तावना के उद्देश्य होंगे जो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, एक प्रस्तावना के उद्देश्य होंगे। अगर पूछेगा कितनी प्रकार के न्याय, तो आप कहेंगे 3, और उद्देश्य तो आप कहेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। ये क्या थे, उसके उद्देश्य थे। तो ये मोटा मोटा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हम साथ साथ में बताते चल रहे थे। अगर पूछेगा कितनी तरीके की समानता की बात की गई है, तो आप कहेंगे वही प्रस्तावना में 5 तरीके की समानता की बात की गई है। ठीक है। अगर पूछेगा कि कितने प्रकार के अवसर की बात की गई, अवसर की समानता की, आप कहेंगे 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई। ये तो था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो इससे बन सकते थे हम आपको बताए थे। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना, आई होप आपको बताते चले, हम सारे क्वेश्चन को बताते चले हैं और सारे क्वेश्चन को समझते भी चले हैं और प्रस्तावना के पूरे जो सार थे उसको भी हम समझ लिए हैं। तो अगले क्लास में हम आपको लेकर आएंगे एक दूसरे टॉपिक पे, जो सिलेबस का अगला टॉपिक होगा। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सिलेबस का। हम बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा की डेट बहुत ही नजदीक है, हमें क्योंकि बहुत ही जल्दी तैयारी करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।